नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके जानेंगे सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। कोई तो कहे कि लोकतंत्र ईवीएम से हार चुका है, बोले हैं पूर्ण प्रसून वाजपेयी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों पर भी उनके ट्वीट्स लगातार आते रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और ट्वीट यहां पर किया है जिसमें उन्होंने ईवीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कोई तो कहे कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया है। इस ट्वीट पर कई तरह के लोगों की यहां पर प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही है। एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी कहती है कि 3 तलाक 21 देशों में बैन है, मगर बीजेपी ये नहीं कहती है कि विकसित देशों के चुनाव में ईवीएम बैन है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि मजाक सा बना दिया है इस गंभीर मुद्दे का, इसलिए बड़े से बड़े नेता बोलने से कतरा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने रैलियों की भीड़ देखी है। हाँ, हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि ईवीएम चोरी हो रही है। पिछले कई चुनाव से दिल्ली जैसे राज्य ईवीएम का पाप ढोने के काम आते हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, इसमें भाजपा और गोदी मीडिया को यहाँ पर काफी तकलीफ है। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। देख सकते हैं कि ईवीएम लगातार सबके घेरे में है। इसी पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने कहा है कि कोई तो कहे कि लोकतंत्र ईवीएम से हार गया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी ईवीएम का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र ने माना सुदर्शन टीवी का शो एक खास समुदाय के खिलाफ है, बदलाव किए बिना प्रसारण की इजाजत नहीं है। आप लोगों को बताते चले, आखिरकार सुदर्शन टीवी के एक विवादित शो को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है कि चैनल का यह शो एक समुदाय को टारगेट करने वाला है। सुदर्शन टीवी के विवादित शो बिंदास बोल के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह शो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है और यह सांप्रदायिक दुर्भावना को फैलाने वाला है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को कहा है कि बिना परिवर्तन के इस शो का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के सुर ही बदल गए हैं, क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार ने ही इस शो को करने की परमिशन दी थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। बिहार में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार पर और भी हावी हुए हैं तेजस्वी यादव। बोले अब और नौटंकी नहीं चलने देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार की नीतीश कुमार की नई बनी सरकार में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल चुके नेता मेवालाल चौधरी को अपना शिक्षा मंत्री चुना था, लेकिन उन्हें मेवालाल ने पद की शपथ लेने के 3 दिनों के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग की थी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तो वहीं मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मेवालाल के इस्तीफे को यहां पर नौटंकी करार दिया है, नाटक करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैंने कहा था कि आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू थू के बावजूद पदभार ग्रहण करवाया और घंटे भर के बाद इस्तीफा देने का नाटक रचाया। असली गुनहगार तो आप हैं, आपने इनको मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफा देने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
एमआई ने बेचे 50 लाख मोबाइल फोन तो रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर मारा है ताना और साथ ही मोदी सरकार पर भी साधा है निशाना। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने त्योहारी सीजन में चीनी सामानों के कथित बहिष्कार की अपील के बावजूद भारत में इसके उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री पर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है, जो घरेलू सामान की खरीद को बढ़ावा देती रही है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि चीनी मोबाइल फोन कंपनी का भारत में धंधा अच्छा चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि गोदी मीडिया ने जनता को मूर्ख बनाया है। राजनीतिक दल के साथ मिलकर चीन को लेकर जनविरोध का ड्रामा किया गया, डिबेट की गई ताकि सरकार से सवाल करने वाले दूसरे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। रवीश कुमार ने आगे कहा है कि सरकार कहती है कि चीन के सामानों की अब खैर नहीं। इन सब के बीच यह खबर चुपके आकर चली जाती है कि चीनी कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन बेच लिए। दिवाली पर भी धंधा चोखा रहा है। दरअसल रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट के साथ चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट भी यहां पर शेयर किया है। बिजनेस लाइन की खबर के अनुसार त्योहारी सीजन में एमआई इंडिया ने भारत में 50 लाख स्मार्टफोन बेच डाले। इसके अनुसार शाओमी के एमआई इंडिया ने mi.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 50 लाख स्मार्टफोन बेचे। इस पूरे मामले में रवीश कुमार ने गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ओवैसी का आरएसएस पर हमला, कहा आरएसएस ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान ही सर्वोच्च हो। आप लोगों को बताते चले, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि संघ एक ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान सर्वोच्च हो। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने ट्वीट किया, संविधान व्यक्तिगत गरिमा, विविधता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। जब संघ संविधान की सराहना करता है तो वह इन आवश्यक मूल्यों की कभी बात नहीं करता है, क्योंकि वह एक ऐसा भारत चाहता है जहां एक धर्म और पहचान ही सर्वोच्च हो। यह हमारे संस्थापकों की दृष्टि बराबर और सिर्फ भारत के विपरीत ध्रुवीय है। ये यहाँ पर ओवैसी ने आरएसएस को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है। एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक किया तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाई। आप लोगों को बताते चले, इस समय लगातार ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने हैं, क्योंकि अगले साल यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अगर पश्चिम बंगाल में किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाए या किसी भी बीमारी से जान चली जाए तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि इनको टीएमसी के नेताओं ने मारा है, या कह लीजिए कार्यकर्ताओं ने मारा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा यह कठपुतली सरकार है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कब तक चलेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार की कुछ भी नहीं चल रही है और सभी काम बीजेपी ही कर रही है, सभी फैसले कर रही है बीजेपी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नई सरकार में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं है। तारिक अनवर ने नीतीश सरकार के भविष्य पर सवाल उठाते हुए आगे कहा है कि यह कठपुतली सरकार है और यह कब तक चलेगी यह कहना बहुत ही मुश्किल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, राजनीति में इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। बिहार में जेडीयू को सीएम पद देने पर शिवसेना ने कसा है तंज। आप लोगों को बताते चले, बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आने के बाद भी तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर शिवसेना ने तंज कसा है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी को बिहार में बलिदान करना पड़ा, तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को सीएम का पद देना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना के साथ ऐसा करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया था। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले,
राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कमेंट से मचा है बवाल। ओबामा पर एफआईआर के लिए कोर्ट में दाखिल अर्जी। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लालगंज दीवानी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद ओबामा की किताब से जुड़ा है। इस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। आप लोगों को आगे बताते चले, ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा है कि बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में जो कहा है वो काफी अपमानजनक और देश की संप्रभुता पर हमला है। इन नेताओं के लाखों करोड़ों समर्थक हैं जो काफी आहत हुए हैं। अगर वो सड़कों पर उतर आए तो अराजकता फैल सकती है, इसलिए ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में झटके के बाद अखिलेश यादव ने बदला है दांव। परिवार को एक कर मूल वोट बैंक वापस लाने में जुटे हैं। आप लोगों को बताते चले, हाल में आए यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब अपने मूल वोट बैंक वापस लाने की ओर जुट गए हैं। इसी कारण उनकी ओर से चाचा शिवपाल यादव को सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। अखिलेश यादव की यह पहल परिवार को एक करके अपने मूल वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश की ओर संकेत दे रही है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने HRI न्यूज पर जानी है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।